हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनसॉल्व्ड गेट। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ एक हमने बूलियन अलजेब्रा के रूल्स देखे थे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे उन बूलियन अलजेब्रा के रूल्स का यूज़ करके हम किसी भी स्विचिंग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड या मिनिमाइज करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम स्विचिंग एक्सप्रेशन को मिनिमाइज क्यों करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हाउ वी क्रिएट डिजिटल सर्किट्स। हम डिजिटल सर्किट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट, इसके अंदर कुछ एक स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वी फॉर्म स्विचिंग एक्सप्रेशन, या फिर उसको हम बूलियन एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं। कोई भी हमें लॉजिक डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उस स्विचिंग एक्सप्रेशन को या बूलियन एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। उसके बाद हम उस स्विचिंग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड या फिर मिनिमाइज्ड करते हैं। और स्टूडेंट, उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, हम उस सिंप्लीफाइड स्विचिंग एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर रियलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट, ये 3 स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से हम डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि स्विचिंग एक्सप्रेशन क्या है। सबसे पहले तो आपको हमें पता होना चाहिए कि स्विचिंग एक्सप्रेशन क्या होता है, स्विचिंग एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। ऐसे तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पर इस वीडियो में हम थोड़ा सा ब्रीफ में उसका फिर से एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे। तो स्विचिंग एक्सप्रेशन स्टूडेंट क्या होता है, इज ए फाइनाइट combination of switching variables, जिसे हम बूलियन वेरिएबल्स भी बोल देते हैं, एंड कॉन्स्टेंट्स। इसमें हम कॉन्स्टेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि 0 1 y मीन्स ऑफ स्विचिंग ऑपरेशंस। वो स्विचिंग ऑपरेशंस कौन कौन से हो गए, एंड और नॉट। तो स्टूडेंट, ये स्विचिंग एक्सप्रेशन होता है, ये फाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचिंग वेरिएबल्स होता है और कांस्टेंट्स। जैसे कि कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई भी हमारे पास स्विचिंग फंक्शंस है, मान लो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए सी। ये क्या है, स्विचिंग एक्सप्रेशन। ये क्या है, स्विचिंग एक्सप्रेशन। इसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, स्विचिंग वेरिएबल्स हैं या बूलियन वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स, वो कितने हैं, एक तो a b और c मीन्स 3, और नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं। तो स्टूडेंट, हमने पहले वीडियो में बात की थी कि लिटरल्स क्या होता है, एनी ऑक्यूरेंस ऑफ ए बूलियन वेरिएबल, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड हो, और वो कितनी भी बड़ी हो, उसे हमें क्या करना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे कितने लिटरल्स हैं,
1 2 3 4 5 6 लीटर्स। तो स्टूडेंट ये हमें पता होना चाहिए कि लीटर्स क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हो गया स्विचिंग एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं कि हम किसी भी स्विचिंग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड या मिनिमाइज्ड क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट हमने ये तो देख लिया कि किसी भी डिजिटल सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका स्विचिंग एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, फिर हम उस स्विचिंग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड या मिनिमाइज करते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वाई वी, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई वी नीड टू simplified or minimized any switching expression। तो स्टूडेंट किसी भी स्विचिंग एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाइड, उसके दो फैक्टर्स हैं, अगर मिनिमाइज करना हो या फिर सिंप्लीफाइड भी बोल देते हैं, उसके बेसिकली दो फैक्टर्स हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर स्टूडेंट जब भी मैं डिजिटल सर्किट को डिज़ाइन करता हूँ तो जो फर्स्ट हमारे दिमाग में जो चीज़ होनी चाहिए, सबसे पहले तो हमारा जो डिजिटल सर्किट होना चाहिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगा, अगर उसमें हमेशा लेस नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, मींस लेस गेट्स होंगे। अब लेस गेट्स कैसे हो सकते हैं, जब मैंने अपनी स्विचिंग एक्सप्रेशन को क्या किया हो, सिंप्लीफाइड और मिनिमाइज किया हो। तो जब भी मैं अपनी स्विचिंग एक्सप्रेशन को मिनिमाइज या सिंप्लीफाइड करूंगा तो जो भी मैं डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करना चाहूँगा वो मेरा कैसा होगा, कॉस्ट इफेक्टिव। और स्टूडेंट जो सेकंड फैक्टर है वो है हाई स्पीड या फिर हाई रिस्पॉन्स टाइम। स्टूडेंट जब भी मैं डिजिटल सर्किट को डिज़ाइन करूँगा तो मुझे वो हाई स्पीड भी चाहिए और उसका रिस्पॉन्स टाइम हाई स्पीड या फिर उसका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा चाहिए। तो जो भी मैं डिजिटल सर्किट को डिज़ाइन करूँगा उसमें जितने भी लेस नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, हमेशा हाई। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने कोई भी डिजिटल सर्किट बनाया, उसमें 10 ऑपरेशंस या फिर लॉजिक गेट्स हैं। मैं जो भी स्विचिंग ऑपरेशन है उसको कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ, विद द हेल्प ऑफ गेट। और हर जो भी लॉजिक गेट है वो मुझे उसका रिस्पॉन्स टाइम या वो मुझे आउटपुट देता है 10 नैनो सेकेंड के बाद। तो जो टोटल रिस्पॉन्स टाइम मुझे मिला मेरे डिजिटल सर्किट में, वो कितना मिला, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 नैनो सेकेंड, मतलब 100 नैनो सेकेंड। लेकिन स्टूडेंट मान लो मैंने इस डिजिटल सर्किट को पहले मिनिमाइज किया और उसके बाद इंप्लीमेंट किया, तो आफ्टर मिनिमाइजेशन मेरे पास टोटल जो ऑपरेशंस रह गए वो कितने रह गए, 5। मतलब 5 लॉजिक गेट्स मैंने यूज़ किए, सेम ऑपरेशन। देखो स्टूडेंट,
जब भी हम, ये बात हमें पता होनी चाहिए, जब भी हम अपने बूलियन एक्सप्रेशन को या स्विचिंग एक्सप्रेशन को मिनिमाइज या सिंप्लीफाइड करते हैं, तो उसका जो लॉजिक है वो कभी भी चेंज नहीं होता। लॉजिक हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जो वो आउटपुट पहले दे रहा था जब वो सिंप्लीफाइड नहीं था, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन भी वो वही आउटपुट देगा। इसका ये मतलब है। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने सिंपली ऑपरेशंस कम कर दिए, ऐसा नहीं किया। मैंने ऑपरेशंस कम तो किए, लेकिन ऐसे कम किए कि उसका जो लॉजिक पहले था बाद में भी वही लॉजिक रहे। तो स्टूडेंट ये नोट करने वाली बात है। तो अब हर गेट मुझे 5 नैनो सेकेंड में रिस्पॉन्स करता है। अब मेरे पास टोटल रिस्पॉन्स टाइम कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 नैनो सेकेंड, सॉरी 10 है ना, 10 नैनो सेकेंड। तो टोटल रिस्पॉन्स कितना आ गया, 50 नैनो सेकेंड। तो देखो स्टूडेंट, मैंने जो अपना रिस्पॉन्स टाइम है अपने गेट का, अपने डिजिटल सर्किट का, वो कितना कर लिया, 50% कम कर लिया विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन या मिनिमाइजेशन। तो स्टूडेंट, सिंप्लीफिकेशन और मिनिमाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है जब भी हमें कोई भी डिजिटल सर्किट को डिज़ाइन करना होता है। उसके अलग अलग रूल्स हैं। या तो हम बूलियन अलजेब्रा से कर लेते हैं, लेकिन बूलियन अलजेब्रा से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है किसी भी स्विचिंग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, जब उसके नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हम के मैप्स का यूज़ करते हैं। जब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 4 हों या उससे कम हो तो हम के मैप का यूज़ कर देते हैं। और जब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स उससे भी बढ़ जाएं तो एक और टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम अपनी स्विचिंग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो वही था सिंपल कि हम स्विचिंग एक्सप्रेशन को क्यों सिंप्लीफाइड करते हैं, हमें ज़रूरत क्या है। अब हम देखेंगे कि हम बूलियन अलजेब्रा को कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे तो इंडस्ट्री में हम बूलियन अलजेब्रा को यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो हम बेसिक्स कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए कि हम स्विचिंग एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बूलियन अलजेब्रा की, जो कि हमारी हेल्प करेंगी स्विचिंग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए। और स्टूडेंट, हम इन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ या फिर इनको शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ या फिर शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, जो हमारी स्विचिंग एक्सप्रेशन को मिनिमाइज या सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेंगी। लेकिन स्टूडेंट, इन शॉर्टकट का जो प्रूफ है वो हम उनको कैसे प्रूव करेंगे, जो हमने पिछले वीडियोस में बूलियन अलजेब्रा के लॉज पढ़े थे, उनकी हेल्प से हम इन शॉर्ट प्रॉपर्टीज़ या इन शॉर्टकट्स को प्रूव करेंगे कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो स्टूडेंट, हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या फिर लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा फर्दर विच हेल्प अस टू मिनिमाइज या फिर सिंप्लीफाइड एनी स्विचिंग एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन। तो हम इनको शॉर्टकट भी बोल सकते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो स्टूडेंट क्या है, अब्जॉर्प्शन लॉ। तो स्टूडेंट, अब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है a प्लस ए बी, तो ये मेरे को क्या देगा, सिंपल स्विचिंग वेरिएबल a। ये क्या करेगा, ए वी को ऑब्जॉर्व करेगा। तो स्टूडेंट, इसका प्रूफ देखो, या तो हम इसे ट्रूथ टेबल से प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का ट्रूथ टेबल बना लो, राइट हैंड साइड का ट्रूथ टेबल बना लो। अगर वो इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये एक लेंदी प्रोसेस है। तो हम इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा रूल्स जो हमने पढ़े थे। तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं a प्लस ए बी। तो स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ a एंड एंडिंग विद 1 और ए बी। स्टूडेंट, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, हमें पता है एनीथिंग एंडिंग विद 1 ऑलवेज प्रोवाइड दैट वेरिएबल। तो हमने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ किया। तो
स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट, हमने पढ़ा था, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने दो लॉ पढ़े थे। एक तो हमने क्या पढ़ा था, ए एंडिंग विद बी ऑरिंग सी इज इक्वल टू ए एंडिंग विद बी और ए सी। ये तो सभी को पता ही है, ये तो सिंपल है, ये फर्स्ट था। और सेकंड क्या पढ़ा था, ए ऑरिंग विद बी सी इज इक्वल टू इस ए ऑरिंग विद बी ए ऑरिंग विद सी। जो फर्स्ट लॉ है इसका क्या मतलब है, एंड ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और ऑपरेटर। और इसका क्या मतलब है, और ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड ऑपरेटर। स्टूडेंट ये तो हमें नॉर्मली पता ही रहता है, क्योंकि ये हमारा जो हमने सिंपल अलजेब्रा पढ़ा है ये उसकी तरह ही है। लेकिन ये जो चीज़ है ये हमने नहीं पढ़ी सिंपल अलजेब्रा में, और ये सिंपल अलजेब्रा में ट्रू होती भी नहीं है। ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये सिंपल अलजेब्रा में फॉल्स होता है, ट्रू नहीं होता, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में ये ट्रू है। ओके स्टूडेंट, तो देखो अगर ए 1 प्लस बी, तो बाय ये रूल, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव रूल मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, ए एंडिंग विद 1 प्लस या 1 और बी। तो स्टूडेंट अब क्या है, देखो हमने एक और रूल पढ़ा था, आइडेंटिटी रूल। अब आइडेंटिटी रूल क्या बोलता है, एनीथिंग, इसको ऐसे ले लेते हैं, ऑरिंग विद 1 ऑलवेज प्रोड्यूस 1। तो स्टूडेंट यहाँ भी ये है, एनीथिंग ऑरिंग विद बी इज ऑलवेज प्रोड्यूस 1। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डॉट ए। तो स्टूडेंट हमें पता है एनीथिंग एंडिंग विद 1 ऑलवेज प्रोड्यूस दैट वेरिएबल, तो ए। तो ये प्रूव हो गया। तो ये था अब्जॉर्प्शन लॉ। स्टूडेंट अब एक और चीज़, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी में ड्यूअलिटी क्या बोलता है, अगर मेरे पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन है तो हमेशा उसका ड्यूल या वो हमेशा पेयर में होगा। ठीक है, पेयर में और ड्यूल में मतलब जैसे मेरे पास ये हमने ये अब्जॉर्प्शन लॉ पढ़ा, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, और हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि ये ट्रू है। तो इसको मैं इसका जो पेयर है या इसका जो ड्यूल है, ड्यूल या पेयर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए और को एंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ए और एंड को और में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इज इक्वल टू बी। अगर ये ट्रू है तो ये भी क्या है, ट्रू। अगर मेरे पास ऐसा भी कोई एक्सप्रेशन आता है तो मैं उसको क्या लिखता हूँ, ए। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी क्या बोलता है, और ऑपरेशन चेंज टू एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन चेंज टू और ऑपरेशन, 1 is changed to 0, 0 is changed to 1। ये था प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। एवरी बूलियन एक्सप्रेशन इज इन पेयर। तो अगर ये वाला लॉ ट्रू है तो ये भी क्या करता है, ट्रू होल्ड करता है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम देखते हैं अपना सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास ऐसी कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा, ऐसा कोई बूलियन एक्सप्रेशन, तो हम उसको सिंप्लीफाइड करके कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी।
तो स्टूडेंट इसका हम क्या देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो स्टूडेंट देखो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो सेकंड है उसका यूज़ करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस इज डिस्ट्रीब्यूट और ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एंड ऑपरेशन, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट एंडिंग ए प्लस बी। और स्टूडेंट हमने आइडम्पोटेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ हमने पढ़ा था ना, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट इज 0। तो ये इसका यूज़ करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 डॉट ए प्लस बी, 1 एंडिंग विद ए प्लस बी। और स्टूडेंट हमने पढ़ा था आइडेंटिटी लॉ में, एनीथिंग एंडिंग विद 1 प्रोड्यूस दैट वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ये भी क्या है, ट्रू। तो स्टूडेंट अगर ये ट्रू है तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी क्या बोलता है, इसका जो पेयर या इसका जो ड्यूल होगा वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी हम इसका पेयर या इसका ड्यूल देखते हैं वो क्या बनता है। तो स्टूडेंट अगर ये ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू अगर ए है तो इसका ड्यूल बाय प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी भी क्या होगा, ट्रू होगा। और वो क्या होता है, ए जो वेरिएबल है वो सेम आएगा और जो और ऑपरेशन है वो चेंज होएगा एंड ऑपरेशन में, कॉम्प्लीमेंट सेम, और जो एंड ऑपरेशन है वो चेंज हो जाएगा और ऑपरेशन में, बी इज इक्वल टू ये। तो ये भी क्या है, ट्रू। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मान लो इसको प्रूव करना है तो स्टूडेंट इसका प्रूफ क्या होएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सॉरी ये क्या था, ए प्लस बी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए चेंज टू और ए बी। तो इसका ड्यूल ये है, जो इसका ये था, जो ये लॉ था ये या शॉर्टकट ये था, और इसका ड्यूल ये होगा। अब प्रूव करते हैं इसका ड्यूल होल्ड करता है कि नहीं करता। तो स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हमें पता है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, सॉरी बी प्लस सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, एंड ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और ऑपरेशन मीन्स ए बी और ए एंड सी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट ऑरिंग विद ए एंड बी। और हमें पता है स्टूडेंट बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ ए एंडिंग विद ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 0, ए एंड ऑरिंग विद ए कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज प्रोड्यूस 1। तो इसका यूज़ करेंगे, ये क्या हो गया 0 ऑरिंग विद ए बी। और स्टूडेंट हमें पता है वाई आइडेंटिटी लॉ एनीथिंग ऑरिंग विद 0 इज ऑलवेज प्रोड्यूस ए दैट वेरिएबल। तो ये क्या हो गया ए। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका ड्यूल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ प्रिंसिपल्स, लॉज या शॉर्टकट टू सिंप्लीफाइड या मिनिमाइज्ड एनी स्विचिंग एक्सप्रेशंस। तो स्टूडेंट हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, कुछ स्विचिंग एक्सप्रेशंस लेते हैं, उनको मिनिमाइज या सिंप्लीफाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा, जो हमने उसके रूल्स और जो हमने ये शॉर्टकट किए हैं इसकी हेल्प से। ये कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। और स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हो ये एकदम सिंपल चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ वी सिंप्लीफाइड और मिनिमाइज एनी स्विचिंग एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ दीज बूलियन लॉज या दीज बूलियन प्रॉपर्टीज या फिर दीज शॉर्टकट्स वी जस्ट रेड।
तो स्टूडेंट जो फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 1, simplified given boolean एक्सप्रेशन या फिर स्विचिंग एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो है a कॉम्प्लीमेंट v कॉम्प्लीमेंट c प्लस bc प्लस ac। तो स्टूडेंट इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाइड करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस bc प्लस ac। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले तो इसमें कॉमन देखो, कॉमन क्या है, देखो c कॉमन है तो हम c बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाता है, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस a। ओके स्टूडेंट, ये रह गया। देखो स्टूडेंट हमें पता है कि जो एंड और ऑपरेशन है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। तो मैं सी को इस साइड से भी निकाल सकता हूँ, इस साइड से भी ले सकता हूँ। ओके स्टूडेंट, जैसा कि कई बार टीओसी में हम जब भी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हम वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, हम इसी साइड से निकालेंगे। अगर सी होगा तो हम इसी साइड से निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा में जो प्लस और सभी ऑपरेशंस क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। चाहे आप उसे एंड ले लो, और ले लो, या फिर नैंड ले लो, नॉर ले लो, या फिर आप एक्सक्लूसिव और ले लो, एक्सक्लूसिव नॉर ले लो, वो हम आगे देखेंगे। तो इसलिए हम सी को इस साइड भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद ये आ गया। अब इनको देखो, बाय द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे। तो एंड और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड ऑपरेशन। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस ए। तो स्टूडेंट ये आ गया। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री जो हमने लॉ पढ़ा था, एनी बी ऑरिंग विद इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज प्रोड्यूस 1। तो ये क्या हो जाएगा 1। तो इसके क्या लिख सकता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट एंडिंग विद 1 प्लस ए। और ये भी हमें पता है एनीथिंग एंडिंग विद 1 ऑलवेज प्रोड्यूस दैट बूलियन वेरिएबल। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस ए। और स्टूडेंट आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, एनीथिंग ऑरिंग विद इट्स ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज प्रोड्यूस 1 प्लस बी। तो स्टूडेंट इसको क्या लिख सकता हूँ, और 1 प्लस सिंपल ब्रैकेट्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और स्टूडेंट आपको ये भी था, ये पता है बाय द आइडेंटिटी लॉ एनीथिंग ऑरिंग विद 1 ऑलवेज प्रोड्यूस 1। तो इसको क्या लिखता हूँ, सी एंडिंग विद 1 और एनीथिंग एंडिंग विद प्रोड्यूस दैट। तो इसको हमने मिनिमाइज कर दिया। इसका क्या मतलब है, ये मेरे को मिनिमाइज करके क्या देगा, सी ऑपरेशन। हम इसको ट्रूथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो एग्जाम्पल स्टूडेंट ये था एक एग्जाम्पल। अब हम एक सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम कोई बूलियन एक्सप्रेशन लेते हैं और उसको सिंप्लीफाइड करते हैं।
तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सिंप्लीफाइड द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। ये हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाइड करना है। तो स्टूडेंट इसको ले लेते हैं, a प्लस ए oring with b oring with c ending with a oring with b complement oring with c ending with a oring with b oring with c complement। तो स्टूडेंट पहले तो ये करते हैं, देखो यहाँ पे a oring with b a oring with b, ये है। हमें पता है कि by the law of कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो स्टूडेंट ये बोलता है, अगर मेरे पास ऐसे भी हुआ ए बी सी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए सी बी। तो स्टूडेंट इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे ले आते हैं और इसको यहाँ पे ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाई कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए oring with b oring with c ending with a oring with b oring with c complement ending with a oring with b complement c। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखिए ये सेम एक्सप्रेशन है, मैं इसको क्या ले लूँ, x ले लूँ, x इज इक्वल टू ए oring with b। तो मेरे पास ये क्या बन गया, x oring with c, x oring with c complement a oring with b complement। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, a oring with b, या सिंपल जैसे हमने किया है a ending with b oring with c is equal to, या ऐसे कर सकता हूँ a oring with bc is equal to a oring with b ending with a oring with c। तो ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसकी हेल्प लेता हूँ, देखो स्टूडेंट ये है, तो ये यहाँ पे मैच कर रहा है, देखो x oring with c एंडिंग x oring with c कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x एंडिंग विद, या x एंडिंग विद c, x oring with c c कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ x सी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ये क्या है मेरे पास, ए oring विद बी कॉम्प्लीमेंट oring विद सी। और स्टूडेंट हमें पता है बाय द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन एनीथिंग एंडिंग विद ऑन कॉम्प्लीमेंट इज ज़ीरो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ का यूज़ करके इसको क्या लिख सकता हूँ, x oring with ज़ीरो is equal to a oring with b complement oring with c। तो स्टूडेंट अब हमें आइडेंटिटी लॉ से ये भी पता है, एनीथिंग oring with ज़ीरो इज ऑलवेज प्रोड्यूस दैट वेरिएबल। इसकी हेल्प से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x b कॉम्प्लीमेंट oring with c, और x की वैल्यू क्या थी, a oring with। ओके स्टूडेंट, अब इसको मैं देखो स्टूडेंट, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास ये है, अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ओके स्टूडेंट यहाँ पे भी मैं क्या यूज़ करूँगा, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव।
देखो स्टूडेंट, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव मेरे पास क्या बोलता है, ए ऑरिंग विद बी सी इज इक्वल टू ए बी ऑरिंग विद ए प्लस सी। तो स्टूडेंट इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहां पे मेरे पास क्या है, ए प्लस बी, तो स्टूडेंट यहां पे देखना, अगर सी को मैं बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी ले लेता हूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ए ऑरिंग विद बी, या ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए ऑरिंग विद बी इंटू ए ऑरिंग विद बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, क्योंकि सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी प्लस सी। तो स्टूडेंट इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लिख सकता हूँ, देखना, ए बी ए ऑरिंग विद बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं कैसे लिखता हूँ, ए ऑरिंग विद बी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया। अब स्टूडेंट इसको मैं ओपन कर दूँ, ए प्लस, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मुझे पता है कि एंड ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और ऑपरेशन ए सी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका हेल्प करूँगा, बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी, और हमें पता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लॉ एनीथिंग एंडिंग विद इट्स ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज गिव्स जीरो। तो इसको कैसे लिखता हूँ, जीरो प्लस बी सी, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी सी। तो अब सिंप्लीफाइड करके मेरे पास, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करके मेरे पास क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट इसमें देखो, स्टूडेंट पहले मेरे पास क्या इक्वेशन थी, ए ऑरिंग विद बी ऑरिंग विद सी कॉम्प्लीमेंट। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करके हमारा आंसर क्या आया, ए ऑरिंग विद बी सी। तो स्टूडेंट अब अगर हम इसे एनालाइज करें, यहाँ पे देखो जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें कितने एंड ऑपरेशन थे, एक दो तीन, सॉरी और ऑपरेशन थे, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 और ऑपरेशंस, एंड जो एंड ऑपरेशन थे वो कितने थे, 1 2 2 एंड ऑपरेशन, और नॉट ऑपरेशन कितने थे, 1 2 2 नॉट ऑपरेशन। तो स्टूडेंट जब मैंने इसको सिंप्लीफाइड किया तो मेरे पास जो एंड ऑपरेशन है वो कितने आए, मुझे कितने एंड ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, 1। इस सर्किट को इम्प्लीमेंट, इस स्विचिंग एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड ऑपरेशन, कितने एंड ऑपरेशन 1, और कितने और ऑपरेशन 1, और कितने नॉट ऑपरेशन 0। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो मेरा डिजिटल सर्किट्स है, डिजिटल सर्किट वो क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि देर आर लेस नंबर ऑफ ऑपरेशंस, लेस नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, एंड साथ में लेस रिस्पॉन्स टाइम, लेस रिस्पॉन्स टाइम में रिस्पॉन्स करेगा, या फिर या सिंपल लिख सकते हैं उसकी क्या होगी, मोर स्पीड, या फिर हाई और हाई
रिस्पॉन्स टाइम, जो हमने शुरू में हमने देखा था कि हम किसी भी स्विचिंग एक्सप्रेशन को क्यों सिंप्लीफाइड या मिनिमाइज करते हैं। तो ये दो फैक्टर्स देखो, ये हमें बता रहा है, ये दो फैक्टर हमने प्रूव कर दिए, इसलिए हम अपने किसी भी स्विचिंग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमने देखा कुछ एक लॉस। अब एक लॉ और बच गया, या फिर उसको हम शॉर्टकट बोल सकते हैं, किसी भी स्विचिंग एक्सप्रेशन को या बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, जिस लॉ को हम कंसेंशियस लॉ भी बोलते हैं, या फिर जिसको रिडंडेंसी लॉ भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।